हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। आज अपना लास्ट चैप्टर्स होगा 11th स्टैंडर्ड का, जो है चैप्टर्स नंबर 12, जो लेटर्स नाम क्या है, करस्पॉन्डेंस विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। मतलब लास्ट देख रहे हो, लास्ट 3-4 पार्ट्स अपन खाली लेटर्स पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको चैप्टर्स ही रिलेटेड किससे है, आपको लेटर्स से है। मतलब स्पेसिफिक्स क्या है, लेटर्स हैं। देखो, मैंने तुम लोग को डे 1 से बोलते आ रहा हूँ कि भाई एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। कहाँ ना कोई कंसेप्ट क्या हो गया, लिंक हो गए किधर ना किधर। तो आपको एक भी पार्ट मिस आउट नहीं किया है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए ही क्या बना रखा है, प्लेलिस्ट बना के रखा है। जाके क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो सब पार्ट, सब चैप्टर्स के। नॉट ओनली एसपी, उसी का तो कंप्लीट हो ही गया 8 चैप्टर। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर देख के रखा है, जाके क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। लास्ट पार्ट से आपका एसपी का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप अपन लास्ट चैप्टर्स को, कि क्या क्या पढ़ने वाले। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये चैप्टर्स के अंदर वो पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, मतलब नथिंग बट गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी का मतलब भी क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। कि भाई कौन से पर्पस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी लेटर्स लिखता है, वार्तालाप करता है गवर्नमेंट के साथ। जनरली कंपनी का मेजोरिटी वार्तालाप होता है जो है अपना आरओसी, उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ज़्यादा हो गया एनसीएलटी, जो कंपनी की कोर्ट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये वाले सब कंसेप्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं वापस से यहाँ पे नहीं बताऊंगा आरओसी क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है। मैं तुम लोग को डे 1 से बोलता हूँ एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। कहाँ पे भी एक भी पार्ट मिस आउट करना नहीं है। ज़्यादा मैंने क्या बोला, पहला हो गया आरओसी, हो गया कंपनी कम्युनिकेट करता है। बाद में हो जाएगा अपना एनसीएलटी। बाद में ज़्यादा अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है आपकी, तो किसके साथ वार्तालाप होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नथिंग बट सेबी के साथ। तो उन लोग के साथ ही आपने को क्या करना है, लेटर्स लिखना है। और ये चैप्टर्स के अंदर वही पढ़ना है आपको। बिफोर लेटर्स अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि भाई आरओसी क्या होती है, एनसीएलटी क्या होती है, उसके क्या पावर्स होते हैं। ये वाले चैप्टर्स के अंदर थियरी पोर्शन क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा, उसके अंदर अपन क्या पढ़ लेंगे, लेटेस्ट पढ़ के चैप्टर को क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये चैप्टर्स को शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर अपना होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज अ प्रिलिमिनरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. To enable the smooth functioning, the central government has delegated some power to the various authorities like regional director, RD बोलते हैं उसको शॉर्ट में, ROC is nothing but Register of Companies, NCLT National Company Law Tribunal, NCLAT National Company Law Appellant Tribunal, etc. In this chapter, we will learn about a few some statutory authority, including SEBI, which is the regulator of the security market. We shall also study the various types of correspondence undertaken by the secretary with this authority. चलो, Ministry of Corporate Affairs, MCA. The central government has delegated its power to the regulate the functioning of the corporate sector to the MCA. MCA is mainly concerned with the administration of the following act. पहला हो गया Companies Act 2013, Partnership Act 1932, Limited Liability Partnership 2008, Competition Act 2002 and Societies Registration Act 1860. MCA also supervises the professional bodies such as the Institute of Chartered Accounting of India, Institute of Company Secretary of India और Institute of Cost Accounting of India. Objective of MCA, अभी MCA का क्या objectives है? To administer the provisions of the Companies Act 2013 and other allied law टू फैसिलिटेट इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब इजी बिजनेस करने के लिए एमसीए को क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। टू क्विकली आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, भाई किसने नॉन कंप्लायंस किया है, इसलिए एमसीए को क्या किया, मेन ऑब्जेक्ट क्या था एमसीए का, ओपन करने का। थर्ड, टू एनकरेज द कंपनीज टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अडॉप्ट द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। फोर्थ, टू प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, कि भाई कोई इलीगल बिजनेस ना करे। फिफ्थ, टू मेक अवेलेबल टू द पब्लिक करस्पॉन्डेंस डेटा। ऑफकोर्स कंपनी क्या कर रही है उसका डेटा भी आपको किधर मिल जाएगा, एमसीए पे मिल जाएगा। मतलब इवन दो कंपनी की फाइनेंशियल, आपको कोई भी बैंक का, कंपनी का या तो कोई बैंक का आपको फाइनेंशियल चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, एमसीए के साइट पे डाउनलोड भी कर सकते हो। सर्टन अमाउंट ऑफ रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, 100-200 रुपया, उसके बाद वो डेटा क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 6, टू ऑफर द वेरियस सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू द एडमिनिस्ट्रेशन द कंपनीज एक्ट 2013। देखते क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, 7 रीजनल डायरेक्टर है उसके अंदर, नथिंग बट आरडी बोलते हैं उसको। अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड शिलोंग। 22 रजिस्टर ऑफ कंपनीज है,
वन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है, नथिंग बट इसको शॉर्ट में बोलेंगे CRC। क्या बोलेंगे? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तुम लोग को अभी बता देता हूँ, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है उससे पहले की जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी फॉर्म्स होता है कंपनी का, वो किसके पास जाता है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास जाता है, जो अपना दिल्ली नोएडा में है। उसके बाद कंपनी खुल जाने के बाद जहां कंपनी रजिस्टर होगी, वो रजिस्टर का वो फॉर्म किसके पास जाएगा? रिस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने आपने चूज किया मुंबई रजिस्टर ऑफिस, तो आपके जो भी फॉर्म्स हो गए वो किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मुंबई के पास जाएगा। 9th ROC कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। चलो वन बाय वन देखते क्या है। रीजनल डायरेक्टर, RD बोलते हैं इसको शॉर्ट में। 7 रीजनल डायरेक्टर आर इन चार्ज ऑफ द 7 रीजन ऑफ द इंडिया। दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इन देयर रीजन। मतलब इसको कौन कंट्रोल करता है? ROC को। और ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन कंट्रोल करता है? RD क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेकंड हो जाएगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। They are the officer attached to the various high court and help in the winding up of the company based on the order issued by the court। मतलब इन लोग अगर सपोज कि आपकी कंपनी वाइंडिंग अप करवानी है, तो आपको इसको भी क्या करना बताना पड़ेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को कि हम लोग की कंपनी क्या कर रही है? वाइंडिंग अप कर रही है। और कोई भी मैटर हो कंपनी के रिलेटेड विद, अगर हाईकोर्ट की जरूरत है तो कौन मेहनत हेल्प करता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर उसको क्या करता है? हेल्प करता है। Register of companies, nothing but ROCs. The Companies Act 2013 has empowered the central government to appoint a ROC for the register of companies and administering the Companies Act in the state over which it has in jurisdiction. ROC are full-time field officer who have a wide power and responsibility in the administrating the Companies Act. ड्यूटीज देखते हैं ROC की क्या ड्यूटीज है, उसके बाद उसके पावर्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो ड्यूटीज क्या है? ROC है examine the various documents filed with it by the company in a compliance with the Companies Act 2013. If any documents received by it found to be a defective or incomplete, it shall ask the company to rectify the defect or complete the documents within a prescribed time and period। मतलब अगर सपोज कि कोई भी फॉर्म कंपनी ने फाइल किया है, तो वो मैं तुम लोग को अभी बोला कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी खुल जाने के बाद जो भी फॉर्म फाइल करेगा वो किसके पास जाएगा? रिस्पेक्टिव ROC के पास जाएगा। मतलब जो स्टेट में आपकी ROC होगी, जो स्टेट में आपकी रजिस्टर ऑफ कंपनीज होगी, नथिंग बट रजिस्टर ऑफिस होगी, वो कंपनी का फॉर्म किसके पास जाएगा? रिस्पेक्टिव ROC के पास जाएगा। अगर ROC को कुछ लग रहा है डिफेक्टिव फॉर्म में, इनकम्प्लीट फॉर्म में, तो कंपनी क्या देगा? कंपनी क्या, ROC क्या बोलेगा? ऑब्जेक्शन उठाएगा और बोलेगा कि आप पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्या करें? वापस से रिसबमिशन करिए। The ROC has to take a decision on a document filed with it or reply within 30 days from the date of filing of the document। अगर सपोज के कंपनी ने फॉर्म फाइल कर दिया, तो ROC की क्या है? ड्यूटीज है। किसकी ड्यूटीज है? ROC की, नथिंग बट गवर्नमेंट की ड्यूटीज है। उसको 30 डेज में वो फॉर्म पे क्या दे देना है? जवाब दे देना है। On payment of the prescribed fees, all the documents filed or registered with the ROC is available for inspection by the public and they can even ask for the copy of it। ROC charge fees for the filing of the various documents with it. The fees are charged as per the rate given in the company's registration of office and fees rule 2014। जो रूल के अनुसार जो भी फीस चार्ज किया है, वो फी क्या भरना पड़ेगा? किसको? कंपनी को पे करना पड़ेगा while submitting the form। पावर क्या दिया ROC को? Beside the power vested in the ROC by the Companies Act 2013, the central government too has to delegate some of its power to the ROC। The Companies Act has given the following power to the ROC। देखते हैं वन बाय वन क्या क्या पावर्स दिया है। पहला ही पावर है टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फॉर बाय अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 3 months। ये वाला कंसेप्ट अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस, आई थिंक सो प्रीवियस वाले पार्ट्स में कंपनी मीटिंग के अंदर 6 या 7 या तो 8 चैप्टर्स के अंदर अपन ने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था। तभी मैंने तुम लोग को डिटेल में भी समझाया था कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्यों नहीं देते 3 महीने का एक्सटेंशन, क्योंकि उधर ऑलरेडी कंपनीज एक्ट ने एक्सटेंशन देके रखा है 9 मंथ। कि वहां पे अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपको 9 मंथ में करना है और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीने में करना है? 6 मंथ में करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग को 9 मंथ दिया है, तो वापस से 3 महीना एक्स्ट्रा नहीं देगी ROC, बट यहाँ पे दे सकती है। इसलिए वो लाइन को यहाँ पे वापस से रिपीट किया है, टू एक्सटेंड द टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द पीरियड फॉर नॉट मोर देन 3
मंथ्स। मैंने पहले भी लास्ट 8 या 9 चैप्टर्स है जो भी प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर मैंने तुम लोग को समझा दिया था। जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं पढ़े देखे, प्लीज़ जाके क्या कर सकते हो, फर्स्ट वो रिवाइज करो, बाद में ये पार्ट सब देखिए। इसलिए तुम लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूँ घड़ी घड़ी कि भाई तुम लोग को मैंने डे 1 से भी बोलते आ रहा हूँ कि भाई एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, कहा ना कोई ना कोई कंसेप्ट क्या होगा, लिंक होते ही है। ठीक है। सेकंड है टू इंस्पेक्ट और कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट अदर देन बुक्स एंड पेपर। Third है to seek in writing any information or explanation with regards to any document furnished to the ROC। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकती है ROC अगर उसको लग रहा है तो। सीक द स्पेशल कोर्ट टू इश्यू एन ऑर्डर फॉर सीजर ऑफ द बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी इफ ROC फील्स दैट सच रिकॉर्ड मे बी अ डिस्ट्रॉय और अल्टर और फॉल्सिफाइड। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा लग रहा है किसको, ROC को, कि भाई कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट को ऑर्डर देके वो कंपनी का अकाउंट क्या कर सकती है, सीज करवा सकती है। और लास्ट दिया है टू स्ट्राइक ऑफ, मतलब रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो ये हो जाएगी नथिंग बट ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द ROC। अभी पढ़ते हैं अपन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नथिंग बट कंपनी की कोर्ट। कंपनी का जो भी डिस्प्यूट होता है कहाँ पे जाता है, NCLT के पास जाता है। It is a quasi-judicial body set up in the June 2016 by the central government to grant the approval of and decide a certain dispute under the provisions of the Companies Act 2013. It handles the corporate civil dispute. The tribunal operates through a benches consisting of 2 members, that is a jurisdictional member and the technical member. At present, there are 15 benches and the principal bench is at New Delhi. Few more benches are being created. The tribunal has to dispose of every application or petition within 3 months of receiving it. आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि अगर कोर्ट ने कोई भी एप्लीकेशन रिसीव किया है उसका डिस्प्यूट या तो उसका हियरिंग, एप्लीकेशन का हियरिंग 3 महीने में तो हो जाना चाहिए। It has a exclusive jurisdiction in respect of the suit or proceeding which it is empowered to determine as per the Companies Act. Before passing in order, the tribunal give the reasonable opportunity of being heard to the concerned party to justify their case. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टी के बीच में, 2 कंपनी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो कोर्ट वैसे ही जजमेंट नहीं सुना देगी जब तक वो दोनों पार्टी का व्यू सुनेंगे नहीं, तब तक, मतलब दोनों पार्टी का व्यू सुनना है, उसके बाद राइट डिसीजन लेना है किसको, कोर्ट को। एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द NCLT कैन बी मेड टू द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ABC वर्सेस DEF, ये दोनों के बीच में सपोज कि फॉर एग्जांपल केस लड़ रहे हैं। सपोज कि फॉर एग्जांपल ABC ये केस हार जाता है, कोई रीजन के कारण ABC को लग रहा है कि कहाँ ना कहाँ मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो चाहे तो वो अपना अपील सुना सकती है किसको, मतलब अगेन फाइल कर सकती है, किसके लिए अपील कर सकती है, NCLT के लिए, किसको, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अपीलेंट ट्रिब्यूनल, अलग की कोर्ट है। अगर आप NCLT से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप कहाँ जा सकते हो, NCLT के पास। ठीक है, चलो पावर ऑफ NCLT, मतलब NCLT के क्या पावर्स दिए हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल आर एज फॉलो। पहला तो हियर एंड डिसाइड ऑल द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी, मतलब सब सुनेगी उसके बाद डिसीजन लेगी। Second है हियर एंड डिसाइड ऑल द वाइंडिंग अप पेटिशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ द इनएबिलिटी टू पे इट्स डेप्ट एंड ऑन द अदर ग्राउंड, कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ABC वो अगर उसका डेप्ट लायबिलिटी पे नहीं कर पा रही है तो कंपनी क्या कर सकती है, NCLT के पास है कि उसका केस सुनेगी और उसके बाद डिसीजन लेगी और उसको बंद करने की घोषणा कर देगी। थर्ड है हियर एंड डिसाइड द पेटिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। फोर्थ हियर एंड डिसाइड टू केस पर्टेनिंग टू द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कोई कंपनी के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसके लिए भी केस सुना सकती है। फिफ्थ कॉल फॉर होल्डिंग AGM और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कोई सर्टेन सिचुएशन में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ AGM एंड EGM, तो NCLT के पास क्या है, पावर है कि को क्या बुला सकती है, मीटिंग बुला के ऑर्डर देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, आपको मीटिंग तो बुलाना ही है। नेक्स्ट direct the company not to dispose of the fund of the company and to freeze the assets of the company for being used against the interest of the company। कोई ऐसा सिचुएशंस है कि भाई जहाँ पे कंपनी के पास फंड है और दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, जो पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए था वो पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, तो किसके पास, NCLT के पास पावर है कि उसका अकाउंट क्या कर सकते हैं, फ्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट हियर एंड डिसाइड द ग्रीवेंसेस ऑफ रिजेक्शन इन द ट्रांसफरिंग शेयर एंड सिक्योरिटी, कि भाई कोई A B के बीच में शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, A
बी के बीच में ट्रांसफर हो रहे, बट कंपनी उसमें दखल अंदाजी कर रहे और बोल रहे सर्टेन रीजन के कारण कि कंपनी बोले कि मैं ट्रांसफर नहीं करने दूंगा, तो वो केस में भी जो भी ग्रीवेंसेस का मतलब प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट आउट करने का भी पावर किसके पास है, एनसीएलटी के पास है। नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ appellant tribunal. The Companies Act 2013 has empowered the central government to set up the NCLAT to hear the appeal against the order of the NCLT or the National Financial Reporting Agency. The NCLAT was set up in June 2016. It is headed by the chairperson and maximum 11 member comprising of the judicial or technical member. NCLAT is also appellant tribunal for hearing the appeal against the order passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, Competition Commission of India. Any person aggrieved by the order of the tribunal may within 45 days, एग्जाम में ध्यान रखना कि कोई बंदा NCLT ट्रिब्यूनल का मतलब होता है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है जजमेंट से, तो वो कितने दिन में केस फाइल कर सकता है, 45 days from the date on which the copy of order was made available. File an appeal to the appellant tribunal. The appellant tribunal may confirm, modify and set aside the order of the tribunal. बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, एक है खाली ट्रिब्यूनल है और एक है appellant ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मतलब NCLT, appellant ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT। गेटिंग माई पॉइंट? तो NCLT कि अगर कोई भी जजमेंट आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, उससे कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो किसके पास जा सकती है, अपर अथॉरिटी कौन है, एनसीएलएटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल पर। कितने दिन में जा सकती है, 45 डेज ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलएटी मे बी फाइल्ड बाय द एग्रीड पर्सन टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलएटी। अब ये सर ये क्या आया, समझ में नहीं आया। अरे बंदे लोग, एनसीएलएटी से भी अगर कोई जजमेंट आता है, कोई ऑर्डर आता है, कोई पार्टी बोलती है कि नहीं अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं ये जजमेंट से, तो वो एग्रीव पर्सन सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। कितने दिन में, 60 दिन में। जब किधर से, जब से रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम दी एनसीएलटी, एनसीएलटी से जब जो भी ऑर्डर आएगा वहां से क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कर सकता है, अपना केस लेके जा सकता है। और याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको मान्य करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है और लास्ट है ये पार्ट के अंदर जो हैगा अपना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नथिंग बट सेबी। SEBI was established in 1992 as a statutory body to regulate the security market in India. It is a head office in Mumbai. It is a supervise and control the operation of stock exchange, companies issuing securities and intermediaries like a underwriter, merchant banker, broker, etc. It protects the interest of the investor in the security market. The main object of the SEBI are as follow. क्या ऑब्जेक्ट है SEBI के? पहला ये टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज टू एंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब सिक्योरिटी मार्केट प्रॉपर रन कर रहे कि नहीं, मतलब नथिंग बट स्टॉक मार्केट प्रॉपर रन कर रहे कि नहीं, उसका क्या होगा, पहला मेन ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड होगा उसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द ऑल द इन्वेस्टर एंड सेफगार्ड ऑफ देयर राइट, मतलब जो भी पैसा हुआ फंसा हुआ है, मतलब जो भी पैसा इन्वेस्टर ने लगाया हुआ है उसका देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेबी की है। और लास्ट टू रेगुलेट द मार्केट इन द इंटरमीडिएट्स एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फेयर प्रैक्टिसेस, यस टू दिस इंटरमीडिएट। मतलब ये बात कर रहा है किसके, जो एजेंट लोग हैं जिसके थ्रू अपन क्या कराते हैं, अकाउंट ओपन कराता है, कौन सा, डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कराता है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिसाइड करता है, सेबी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो थियरी पोर्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपना लेटर्स हो गए वो लेटर्स को क्या करेंगे, शुरू करेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप करके आपका जो 11th स्टैंडर्ड का 12 SP का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।